अनिल सिन्हा साहब, अब मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि आपका अनुभव हम सब लोगों से ज़्यादा है। आपसे एक चीज़ ज़रा समझना चाहते हैं। एक तो मैं ज़रा राजेश जी ने जो गले लगाने की बात कही ना राहुल गांधी की, उसको भी मैं ज़रा फिर से एक बार व्याख्या कर दूँ। मोदी जी का ये सुश्री गुप्ता जी हैं जो यूएसए में भारत की हैं, वहाँ की पत्रकार हैं। ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने कहा कि जब इस बार मोदी जी अमेरिका जा रहे थे तो वहाँ से कहा गया कि ये गले मत लगाइएगा आप जो खट गले लग जाते हैं, गले लगाते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस बात को दर्शकों से इसीलिए कि आपने कभी मोदी जी को हिंदुस्तान में किसी अपने नेता, किसी व्यक्ति से गले लगते हुए देखा? ये विदेश जाते ही गले क्यों लगाते हैं? इसका आज तक मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ जाते ही गले पड़ने लगते हैं। यहाँ केवल राहुल गांधी को हमने देखा था, उसके बाद कितना माहौल उड़ाया गया था और वो कैसे-कैसे एक्शन किए थे। एक मेरे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या स्पीकर इस पे एक्शन ले सकते थे? बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। उस समय जो पीठ पे बैठे हुए व्यक्ति थे, सुरेश साहब, वो केरल हैं, मलयाली भाषी हैं, वो केवल मलयाली समझते हैं, अंग्रेज़ी और मलयाली, अंग्रेज़ी थोड़ा-बहुत। लेकिन ओम बिड़ला जी के पास ये सारी चीज़ें पूरी रिकॉर्डेड रहती हैं, जब वो होता है। एक्सपंज करने का काम बाद में होता है। तो उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। अगर अगर ओम बिड़ला साहब इस पे एक्शन लेना चाहते, तो उनके पास पर्याप्त आधार और पर्याप्त एविडेंस था इस पे एक्शन लेने के लिए। मेरा अनिल सिन्हा जी थोड़ा एक और जो प्रश्न है, थोड़ा इसलिए फ़र्क है। मैं जो शुरू बात की थी कि क्या एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। मुझे ठीक से याद है, आपको भी होगा कि एक समय ये माना जाता था कि महिला आरक्षण के विरोध में 3 लोग खड़े रहते थे। 3 मुख्य रूप से, लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी और शरद यादव साहब। इनको माना जाता था कि भई ये लोग नहीं चाहते और इनका बार-बार एक होता था कि आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। मुख्य मुद्दा ये होता था। आज इतने दिनों बाद ये बात फिर हो रही है कि शायद नहीं, उनकी बात सही थी। उस समय एक दूसरे चश्मे से देखा जा रहा था और राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, वो गलती हुई थी। 2010 में जब हम लोग इसको लेके आए, तो उसमें आरक्षण में ओबीसी के आरक्षण की बात करनी चाहिए थी। मैं थोड़ा इस पे भी कर रहा हूँ क्योंकि अब ये जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण जो भी कहिए, ये मुद्दा क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? क्योंकि इससे निकलना मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे निकल पाएगी बीजेपी। उसको इस पे जवाब अपना रुख स्पष्ट करना होगा। थोड़ा इस पे भी अनिल भाई थोड़ा बताएँगे और एक टिप्पणी दानिश अली वाले पे क्या उस टिप्पणी क्या करें? वो तो दुःख की बात है। नहीं, 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 देखिए क्या है कि मैं ठाकर जी की बात से सहमत हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन जो बीजेपी को मतलब बीजेपी ने मोदी जी को जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन का ही उसमें एक्सप्रेशन है। ये संसद में ऐसा नहीं होता है कि कोई सांसद की इतने सांसद है, सब अगर बोलने लगेगा तो मौका नाम नाम देते हैं, वो कोई किसी को बोलने का मौका देते हैं, पार्टी देती है तभी वो कोई बोलता है। तो इसीलिए वो नहीं मैं मानता है कि कोई अनायास उसको बोल ये क्या कहते हैं वो उठ के खड़ा हो गया। ये सब तय रहता है पहले से कि कौन बोलेगा और किसको मौका दिया जाएगा। शोर शराबे का छोड़ दीजिए। तो ये एक तो है क्या कि वो फ्रस्ट्रेशन को जो मोदी जी का फ्रस्ट्रेशन है अभी जो पूरा विशेष सत्र था वो इसी के लिए था कि उनका जो जो छवि उनकी गिरती जा रही है जो ब्रांड मोदी जो ये हो रहा फेल हो रहा है उसको उसी को वो G20 के जरिए कोशिश कर रहे थे और फिर नेक्स्ट तरीका था उस ब्रांड मोदी को बचाने का। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि वो बहुत सबसे लोकप्रिय नेता है। तो उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में भी कहा कि हमको वोट दो, कोई नहीं दिया वोट। तो इसीलिए और हर एक जो विधानसभा से लेकर के नगर पालिका का चुनाव का में वोट मांगते फिरते हैं, लेकिन कहाँ कोई वोट देता है। तो इसीलिए उनकी तुलना उनको ऐसा मानना नहीं चाहिए, उनकी लोकप्रियता काफ़ी कम हुई है, इसको समझ लेना चाहिए। दूसरा है ये कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है, वो एक्सप्रेस किया और मेरा मानना ये है कि 2024 के लिए मैं पहले से ही ये मानता हूँ कि उनके पास एक ही और एकमात्र ये है पोलराइजेशन। इसके लिए वो चाहे कपिल मिश्रा रहे या विदुरी रहे या कोई भी रहे, ऐसे ही लोगों का वो करेंगे मतलब आगे लाएँगे गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह का आप सोचिए वो ठीक कहा लक्ष्मण जी ने कि गिरिराज सिंह जो है एक मीडियोकर लीडर जो है, वो एकाएक लाइमलाइट में आकर के उनका लीडर बन गया। वैसे ही विदुरी का होने वाला है और ये लगातार आप देखते रहेंगे और ऐसे तो कर्नाटक में भी उनके पास तेजस्वी सूर्या है और कई जगह आप देखेंगे कि इस तरह के लोग उनके फैनेटिक एक ब्रांड बनाए हुए हैं। वो कौन है? वो बिना इनके सहमति के थोड़े होता है। इसीलिए एक तो दानिश अली वाला कोई
अनायास नहीं मैं मानता हूँ जो सही कहा ठाकर जी ने, एक्सप्रेशन था वो, और वो एक्सप्रेशन के लिए जो सबसे उनका बेहतर हो सकता था कपिल मिश्रा टाइप को आदमी को लाना, वो ला करके उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया, और यही उनका तरीका होगा। 2024 तक आप देखेंगे पोलराइजेशन की ऐसी चीजें और आपको मिलेगी। दानिश अली के जरिए वो ये मैसेज है लोगों को कि इसी तरह से हमले किए जाएंगे मतलब अल्पसंख्यकों पे, मुसलमानों पे। ये तो एक बात है। दूसरा है क्या कि ये जो एजेंडा सेट करने वाली बात आपने कही ना, वो आप एक, अब ये तय हो गया कि क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स में डोमिनेंट नैरेटिव जो है वो अगर आप बनाने लगते हैं तो घूम फिर करके एजेंडा आपके हाथ में आ जाता है। तो यही हुआ, क्योंकि ये तो हिंदुत्ववादी एजेंडा था। ये महिलाओं का आरक्षण का जो लैंग्वेज आप देखिए, और दूसरा देखिए क्या कि ये जाति जनगणना वगैरह का जो इशू उठ रहा था उसके काउंटर में एक सोशल नैरेटिव बनाना चाहते थे, एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में लाना चाहते थे, महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी बना के। वो फेल हो गया, क्योंकि न वो समय पर दे रहे हैं, न ओबीसी वाला मुद्दा को एड्रेस कर पा रहे हैं, तो वो तो उनका गड़बड़ हो गया। तो वो वही कोशिश थी। अब देखिए नारी शक्ति वंदन वगैरह का क्या है, ये सब 2024 के पहले वही सब भाषा है जो अभी मोहन भागवत आपके यूपी में आ गए हैं और राममय बनाना चाहते हैं। ऐसा जो उनका सबसे बेहतरीन ये है, मतलब जो पांजन्य के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला मतलब आरएसएस का मुखपत्र है मेन स्ट्रीम मीडिया का, उसका रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें कहा गया कि वो राममय बनाने के लिए आए हैं भागवत जी, और उनसे फिर मुलाकात हुई आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर और ये सब। तो ये सारा प्रोजेक्ट उसी का है, पोलराइजेशन का। विधुरी वाला कोई उससे अलग नहीं है। और एजेंडा का मामला जैसा है कि ये कोशिश थी कि एक नैरेटिव जो जाति जनगणना वाली नैरेटिव है और जो एक सोशल इक्वेशन का जो हो रहा है इंडिया गठबंधन के जरिए, जो सोशल जस्टिस की फोर्सेस कांग्रेस के साथ मिलकर के और बाकी के साथ आ गई थी, उसके खिलाफ एक बनाना चाहते थे ये, वो उनका जमा नहीं। तो वो भी वही डायरेक्शन में था। तो अब ये हुआ कि क्यों नहीं जमा, इसीलिए कि एजेंडा अब आ गया है राहुल गांधी के पास। अब जी, उसको जी, आपको रोक नहीं सकता। जी, और जी। राहुल गांधी ये इसमें दो लाइन और मैं कहूंगा, उसको आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए कि मतलब कांग्रेस ने थोड़ा जो तेज, अनिल भाई थोड़ा तेज 19 बोलिएगा, आवाज थोड़ा धीरे हो हाँ, गई है। अब ये जो ये राहुल गांधी वाला जो एजेंडा, राहुल गांधी का क्या है कि जो आप दिख रहा है वो है कांग्रेस रिकवर कर रही है वो अपने लॉस्ट ईयर्स जो उसने सोशल जस्टिस का जो ये चढ़ा, आगे बढ़ा रथ, उसका वो पीछे छूट गई। 1991 के बाद से कमांडर और मंडल की पॉलिटिक्स में वो मंडल उसके साथ में भी नहीं कर पाई कुछ, और कमंडल जो है उसका के खिलाफ ही थी। तो वो जो रिकवर कर रही है कांग्रेस अपने लॉस्ट ईयर्स, जो सोशल जस्टिस फोर्सेस का जो उभार था वो लॉस्ट ईयर्स कर रही है, अपने को रिवाइव कर रही है उसके जरिए। और दूसरा है कि नेहरूवियन पॉलिटिक्स जो थी, जो उसका बहुत बड़ा गैप आ गया इन लिबरलाइजेशन की पॉलिटिक्स के कारण, ये दोनों रिकवरी कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी उस रिकवरी के लीडर है। इसीलिए ये दानिश अली के यहाँ उनका जाना, या जाति जनगणना की बात करना, या अभी तुरंत महिला को आरक्षण दो, या अडानी को जेल में डालो, ये सारा कुछ जो है ये सबको एक ही सूत्र में आप समझिए कि कांग्रेस एक सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, एक जो आप कह सकते हैं जो कांग्रेस बोलती नहीं है कि जो सोशलिज्म की जो पॉलिटिक्स थी नेहरू की 50s में, उसका न्यू एडिशन उसके साथ ऐड करके, डॉक्टर लोहिया का, डॉक्टर अंबेडकर का, ये सबको ऐड करके एक नई कांग्रेस है, आइडियोलॉजिकली इक्विप्ड कांग्रेस, जिसके लीडर राहुल गांधी हैं और उसी को आर्टिकुलेट कर रहे हैं। इसीलिए जो एजेंडा घूम फिर करके आ रहा है, ये एक ब्रॉडर एंड डोमिनेंट नैरेटिव है, एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल लीप फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, वो किया है, जंप है ये। तो उस जंप के आप क्या करेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो एजेंडा अंत में आना है राहुल गांधी के ही के सेट करने से वो जी, होगा, ऐसा मेरा जी, मानना है। जी।